हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस तिवारी। आज आप लोग को क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करूंगा। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे आज। इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता चलता है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन हम लोग केमिकल रिएक्शन कितने रेट से प्रोसीड कर रही है, कितनी तेजी से हो रही है या कितना धीमे से हो रही है। मींस कहा जाता है इट डील्स विथ rate of chemical reaction with various condition such as pressure, temperature and catalyst। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद वेरियस कंडीशन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। मींस इस चैप्टर में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम जब रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारी कौन कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन है, हम लोग उनके रेट के अकॉर्डिंग उनको 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। रेट के अकॉर्डिंग उनको हम लोग 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा इंस्टेंटेनियस या फास्ट रिएक्शन। दूसरा होता है वेरी स्लो रिएक्शन। और तीसरा होता है इंटरमीडिएट रिएक्शन। ठीक है, इंटरमीडिएट रिएक्शन। ठीक, एक एक करके हम लोग सभी को डिस्कस करते हैं। देखिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या फास्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन वैसी रिएक्शन होती है जिनका रेट बहुत हाई होता है, जिनकी स्पीड बहुत तेज होती है। जैसे आपने रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन करवाया, 2 रिएक्टेंट लिया, आप उनको मिक्स करेंगे तो विद इन अ सेकंड या फिर माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड में वो रिएक्शन क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, वो रिएक्शन प्रोसीड कर जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्जन रिएक्टेंट का हो जाए। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फास्ट रिएक्शन। और ये रिएक्शन आपकी मैक्सिमम जो मिलती हैं वो मिलती है आयनिक रिएक्शन। जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती है सब की सब क्या होती है? आपकी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन या फिर फास्ट रिएक्शन कहलाती है। और फास्ट रिएक्शन, जितनी ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी उनका रेट पता करना या रेट उनका कैलकुलेट करना उतना ही मुश्किल होता है। मींस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फास्ट रिएक्शन वी कैन कैलकुलेट, हम लोग इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते। रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट रिएक्शन का कैलकुलेशन नहीं हो सकता। ठीक, इसका एग्जांपल है जैसे सिल्वर नाइट्रेट, अगर आपका सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करे तो विद इन, जैसे ही आप मिक्स करते हैं तुरंत आपको सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं आपको तुरंत सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिल जाता है और उसमें एक्वस सॉल्यूशन मिक्स रहता है सोडियम नाइट्रेट का। किसका मिक्स रहता है? सोडियम नाइट्रेट का। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आती है। ठीक, आयनिक रिएक्शन भी है। ये दोनों आयंस हैं, आप वाटर में इनका सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और जैसे ही आप मिक्स करेंगे तुरंत ये रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो इस टाइप की रिएक्शन का रेट पता करना इम्पॉसिबल है, इसका कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते। ठीक, सेकंड है वेरी स्लो रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो कि कह सकते हैं कि
बहुत लंबे अरसे तक होती रहे रिएक्शन, लेकिन फिर भी रिएक्शन क्या हो, प्रोसीड ना कर पाए, बहुत कम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, मतलब ऐसी रिएक्शन महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल तक रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट कितना बन रहा है, बहुत कम, बहुत कम। तो ऐसी रिएक्शन क्या होगी आपकी, बहुत स्लो रिएक्शन कहलाएगी, वेरी स्लो टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, जैसे डायमंड है, डायमंड का कन्वर्जन ग्रेफाइट में। अब आप जानते हैं कि डायमंड है तो वो पत्थर में तो कन्वर्ट हो नहीं पाता जल्दी, धीरे धीरे बहुत सालों, हजारों सालों के प्रोसीजर के बाद, कंडीशंस के बाद तब जाके कोई डायमंड किसमें कन्वर्ट होगा, ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा। सेम उसी टाइप से कोई भी ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट होने में बहुत समय लेता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप क्या होगी, बहुत स्लो रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग वेरी स्लो टाइप ऑफ रिएक्शन, और इसका भी रेट पता करना पॉसिबल नहीं है, हम लोग इसका भी रेट कैलकुलेट नहीं कर पाते। ओके, थर्ड हमारी जो रिएक्शन आती है, थर्ड हमारी रिएक्शन है इंटरमीडिएट रिएक्शन, मींस द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द इंस्टेंटेनियस एंड वेरी स्लो रिएक्शन। मींस इंटरमीडिएट रिएक्शन की जो रेट होगी वो इसके और इसके बीच में होगी, ना तो बहुत ज्यादा होगी और ना ही बहुत कम होगी। ठीक, ना तो बहुत ज्यादा होगी ना ही तो बहुत कम होगी। तो इसमें आप इनका रेट आप फाइंड कर सकते हैं, इसका रेट आप फाइंड कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन के मिक्सचर से हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट रेट ऑफ रिएक्शन। ये प्रोसीजर थोड़ा धीमे धीमे होता रहता है, प्रोडक्ट बनता रहता है, जिसके थ्रू हम लोग इसको पता कर सकते हैं कि हाँ इसकी कितनी तेज रिएक्शन है, मतलब कितना टाइम में कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो ये 3 टाइप रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट हम लोग डिस्कस किए। ठीक, अब इसमें हमारे पास जो टॉपिक आता है वो अभी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन? नेक्स्ट टॉपिक इज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, आवर टॉपिक इज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, कोई हम लोग रिएक्शन मान लेते हैं R टू P। R मींस रिएक्टेंट और P मींस प्रोडक्ट। कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो वैसे वैसे आपका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डाउन होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक, और वैसे ही धीरे धीरे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मींस रिएक्टेंट कंसंट्रेशन घट रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास चीनी है, पानी है, ये आपस में रिएक्ट नहीं करते, लेकिन इसको समझने में आसानी हो जाएगी। चीनी और पानी को जब आप मिक्स करते हैं तो पहले चीनी रहता है और पानी रहता है। इनको आपने जब मिक्स किया, उसको जब घोलते जाते हैं, देखते हैं धीरे धीरे चीनी क्या होती है, घुलती जाती है, चीनी आपकी कम होने लगती है उसमें। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन बनने लगता है, शरबत बनने लगता है। तो जितनी तेजी से चीनी आपकी घुलेगी उतना ही तेजी शरबत आपका मीठा होगा। ठीक है, वही प्रोसीजर यहाँ पर आता है। जितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डाउन होगा उतना ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बढ़ेगा। मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या डिफिनेशन मिली? रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड एज द change in concentration of reactant or product
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स टाइम के साथ कितना रिएक्टेंट कंसंट्रेशन घटा, कितना प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ा, मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, प्रोडक्ट का बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए अगर आप मान लीजिए आपने रिएक्शन स्टार्ट की, एट द इनिशियल कंडीशन रिएक्टेंट आपका 100% होगा, रिएक्टेंट आपका क्या होगा 100% होगा, या कह सकते हैं कि रिएक्टेंट आपका अगर 100 ग्राम आपने लिया है, दिस 100%। ठीक है, ये इनिशियल टाइम जब t इक्वल टू 0 है, टाइम इंटरवल जब क्या है, आप जब रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें t इक्वल टू 0 मान लीजिए। अब जब टाइम इंटरवल आपका कुछ हो जाता है, कुछ देर बाद आप कंसीडर करते हैं, तो मान लीजिए कुछ देर बाद आपका इसका जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो कितना बचता है 75%, 75 ग्राम। ठीक है, 75 ग्राम, इसका कंसंट्रेशन कितना चेंज हो गया 100 माइनस 75 दिस इक्वल्स टू 25 ग्राम कंसंट्रेशन क्या हुआ चेंज हो गया, अमाउंट चेंज हो गया। और ये अमाउंट किसमें कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में। पहले प्रोडक्ट इनिशियल टाइम में क्या था 0, जब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तब प्रोडक्ट क्या होता है 0, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो जितना इसका रिएक्टेंट का अमाउंट घटा है उतना ही प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हो गया बढ़ गया है, मींस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दिस इज 25 माइनस 0 25 ग्राम, मींस जितना इसका कंसंट्रेशन घटा है उतना ही प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मींस चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है rate of reaction. It means that rate of reaction according to the reactant is always equal to the rate of reaction according to the product. Means जो rate of reaction reactant के according आप निकाल रहे हैं वो rate of reaction आपका किसके according होगा प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी होगा। जितना रेट ऑफ रिएक्शन आप इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे सेम एज द रेट ऑफ रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी इक्वल होती है। क्या होती है इक्वल होती है। आइए देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या कैसे लिखी जाती है। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास रिएक्शन है R टेंड्स टू P। अब हमारे पास जो रिएक्शन बन के आ रही है, हमारे पास जो रिएक्शन बन के आ रही है वो रिएक्शन उसका रेट है, रेट दिस इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन कैसे बनाई जाती है कैपिटल बड़े ब्रैकेट में कंसंट्रेशन आप लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर मान लीजिए या समझने के लिए हम लोग लेते हैं जब T इक्वल टू 0 है उस कंडीशन में रिएक्टेंट का ये R1 है, प्रोडक्ट क्या है 0। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है 0 है। ठीक है, अब T इक्वल टू T पर रिएक्टेंट या फिर कह सकते हो कि इसके लिए बाद में देख लिया जाएगा, इस टाइम R2 है। ठीक है, जब टाइम इंटरवल आपका T हो जाता है उस समय रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है R2 हो जाता है। तो रेट आपका क्या हो जा रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R2 हो गया। ठीक, तो यहां पर हमारे पास जो बन के आ रहा है कह सकते हैं दिस इज कंसंट्रेशन। अब रेट दिस इज इक्वल टू R2 माइनस R1, दिस इज द चेंज इन कंसंट्रेशन एंड दिस इज चेंज इन टाइम इंटरवल, चेंज इन टाइम इंटरवल। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान से सोचिए कि R2 जैसे जैसे आपका रिएक्शन हो रही है तो यहां पर R की वैल्यू घट रही है, रिएक्टेंट का अमाउंट घट रहा है, मींस दैट R2 इज लेस देन R1। R2 क्या है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है। ठीक है, कितना बचा हुआ है, तो इसका अमाउंट इससे कम है, उस कंडीशन में दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। और आप जानते हैं बड़े छोटे में से बड़े ऊपर माइनस किया तो साइन कौन सी आती है नेगेटिव, मींस
डेल्टा माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट। ठीक, इसी तरह आप निकाल सकते हैं प्रोडक्ट के उसमें, अगर ये P1 है और ये P2 बच रहा है तो हमारे पास बन जाएगा P2 माइनस P1 और T माइनस 0। ठीक, यहां पर क्या बन गया? अब यहां पर देखिए P2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन P1। क्यों? पहले जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो प्रोडक्ट कम होगा, जैसे जैसे रिएक्शन होती रही प्रोडक्ट क्या होगा? बढ़ने लगेगा, प्रोडक्ट क्या होगा? बढ़ता रहेगा। उस कंडीशन में P2 आपका P1 से ग्रेटर होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा T। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। ठीक, अब हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन ये निकल रही है, हमने तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के हिसाब से निकाला, ठीक है, और आप जानते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं, तो इसका जो रेट आपका रेट ऑफ रिएक्शन है या रेट ऑफ इक्वेशन है, इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ इक्वेशन, रेट ऑफ इक्वेशन, जिसमें आप टोटल रेट ऑफ रिएक्शन आप इक्वलिटी के साथ लिखते हैं। यहां पर देखिए रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग भी है या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, और दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। जितना अमाउंट रिएक्टेंट घटेगा उतना अमाउंट प्रोडक्ट का बढ़ेगा, मींस चेंज इन कंसंट्रेशन जितना रिएक्टेंट का होगा उतना ही चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का होता है। तो दिस इज ओवरऑल रेट इक्वेशन, ओवरऑल रेट इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने इसको जो निकाला है, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो निकाली है वो कुछ टाइम इंटरवल के लिए निकाला है। किसके लिए निकाला है? कुछ टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है, गिवन टाइम इंटरवल के लिए। टी आपका जाने T माइनस 0 से किया गया है, ठीक है, T1 इज दिस, T2 इज दिस, T2 से T1 के बीच में निकाला गया है, मींस तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज द रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, average rate of reaction. This is the average rate of reaction. Average rate of reaction is defined as the change in concentration with respect to given time interval. Given time interval में किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कितना कंसंट्रेशन चेंज होता है उसी को कहते हैं हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उसी का कहेंगे हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आइए हम लोग कुछ इक्वेशंस के, केमिकल इक्वेशन के एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं। और बेटा इसमें से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते हैं, आपके एग्जाम्स में भी आता है, कभी कभी इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक, हमारे पास इक्वेशन है 3H2 प्लस N2 और ये बन के आता है 2NH3, ठीक है। इसका रेट इक्वेशन अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ठीक, हमारे पास R इज इक्वल टू, ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और अमोनिया गैस है। अभी आप लोग को जो बताया गया है H2 डेल्टा T, ओके, इक्वल्स टू डेल्टा N2 डेल्टा T, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जितने रिएक्टेंट हैं सबके अकॉर्डिंग अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन निकलती है, मतलब इक्वेशन में अलग अलग उनको हम लोग मेंशन करते हैं, लेकिन ये सब वैल्यूज आपस में इक्वल होती है। क्या होती है? आपस में इक्वल होती हैं, ठीक। अब यहां पर आता है डेल्टा NH3, ठीक है, ये हम लोग करते हैं। अब इसमें चेंजिंग क्या है? स्टाइकियोमेट्री दी हुई है बेटा, ध्यान रखिएगा। क्या दिया हुआ? स्टाइकियोमेट्री। कुछ नहीं करना है, 1/3 जो एक स्टाइकियोमेट्री दी गई है उसको अपॉन में कर दीजिए। इसका यूनिट कितना होगा? एक यूनिट क्या होगा? 1/3 तो होगा। ये 3 यूनिट आपको दिया गया ना, तो एक यूनिट कितना होगा? 1/3, ये तो उतना ही है। और ये कितना हो जाएगा? 1/2, ठीक। अब यहां पर आप जानते हैं कि आपका ये क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होता है? डाउन होता है, साइन निगेटिव। ये भी क्या है? आपका रिएक्टेंट है, साइन निगेटिव,
क्यों? इनका कंसंट्रेशन डाउन हो रहा है, लेकिन ये क्या है? प्रोडक्ट है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा? पॉजिटिव, इसका कभी भी निगेटिव नहीं होगा। दिस इज द ओवरऑल रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, दिस इज द ओवरऑल रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। और इसी तरह आप लोग सभी इक्वेशन का रेट निकाल सकते हैं, रेट इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था आईआईटी में 2004 या 5 में आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको आप लोग आसानी से देख करके सॉल्व कर सकते हैं। आप बस प्रॉब्लम यहाँ है, ये वैल्यूज कैसे हम रखते हैं, जैसे रखा गया है वैसे ही सभी में आएगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं हम इस पर बेस्ड ही। ठीक है, हमारे पास है 2NO2, ये NO बनाता है प्लस O2 बनाता है। ठीक है, अब इसका अगर लिखने के लिए कहा जाए रेट इक्वेशन तो क्या होगा? दिस इज R इक्वल्स टू -1/2 डेल्टा टी, और ये क्या हो जाएगा? ये प्रोडक्ट है, प्लस में ही रहेगा, 1/2 डेल्टा NO डेल्टा टी। ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये डेल्टा टी। ठीक है, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज रेट इक्वेशन। यही आपका क्या है? रेट इक्वेशन है। इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और ये था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये इक्वेशन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कंसीडर करती है। ठीक है, अब सेकंड है आपका इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है? इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को? इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या करेंगे? इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा इंस्टैन्टेनियस मतलब क्या? किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। ठीक है, हमारे पास एवरेज, अगर मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, आर पी दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या था? डेल्टा आर डेल्टा टी आर, ये था रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या था? ये था रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास इसमें लिमिट पुट कर दी जाए, क्या कर दी जाए? लिमिट पुट कर दी जाए, तो हमारे पास लिमिट है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मींस डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो ये डेल्टा आर और डेल्टा टी बना हुआ है, तो आप लोगों ने कह सकते हैं कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने पढ़ा है कि इसकी वैल्यू अब कन्वर्ट हो जाती है dt अपॉन dr अपॉन dt में, dr अपॉन dt में। आपको ये पता है ना, ये वैल्यू बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, ये इंस्टेंट टाइम इंटरवल निकालती है। तो यही आप क्या होता है, अब ये कन्वर्ट हो गई आपकी r दिस इक्वल टू माइनस dr अपॉन dt, और यही आपको क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन विद अ गिवन टाइम इंस्टेंट। किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वही क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब जितने इक्वेशन अभी हम लोग देखे थे, अब हम लोग उनका इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन क्या होगा। कुछ नहीं, जैसे आपने जहां डेल्टा लगाया था वहां पर डेल लगा दीजिए,
जहां डेल्टा लगाया था वहां पर क्या लगा दीजिए, डेल लगा दीजिए। अब देखिए फॉर एग्जांपल है आपका 3H2 प्लस N2 आपका बनेगा 2NH3। अब इसका कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, -1/2 dH2 अपॉन dt दिस इक्वल्स टू माइनस dN2 अपॉन dt दिस इक्वल्स टू 1/2 NH3 dNH3 और dt। दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन, दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह आप इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन किसी भी उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, ठीक। आप लोग को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिनका रेट इक्वेशन आपको निकालना है, जिनका रेट इक्वेशन निकालना है। क्वेश्चन है SO2 Cl2 SO2 प्लस Cl2। दूसरा इक्वेशन है 2NH3 H2 3H2 प्लस O2। तीसरा इक्वेशन है NO प्लस O2 इट फॉर्म्स NO2। चौथा इक्वेशन है हाइपोथेटिकल इक्वेशन, आप लोग मान लीजिए 2A प्लस 3B ये बनाता है आपका 1/2C प्लस 1/3D। ठीक है, इन चार इक्वेशन का रेट इक्वेशन आपको लिखना रहेगा। ये रेट इक्वेशन लिखिए और इनको सॉल्व करिए तो आपको और आसानी हो जाएगी। आपको इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन इनका लिखना है और एवरेज रेट इक्वेशन आपका लिखना है। ओके, अब देखिए बेटा, आप रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको जो कह सकते हैं कि जो रूल्स बताए गए थे उनमें एक सबसे पहला रूल है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन में अगर क्या है, अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन हो रहा है, मींस ए और बी आपका रिएक्ट करके सी बना रहे हैं, उस कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट के बराबर। एक्टिव मास रिएक्टेंट का वो मास जो कि एक्टिवेट रहे आपस में रिएक्ट करने के लिए, दैट इज नोन एज एक्टिव मास। और वो पूरे मास में कुछ परसेंट ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 100% आपका रिएक्टेंट क्या एक्टिवेट है वो रिएक्शन करने लगेगा, नहीं, कुछ ही मास होगा जो कि रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो एक्टिव मास इज लाइक दिस, इस तरह इसको डिनोट किया जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है, directly proportional to this. Active mass of rate of reaction is directly proportional to the product of the active mass of reactant, product of the active mass of the reactant. ठीक, ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू। अब आर ही हटा करके स्मॉल के लगाया गया था, ए और बी ये बताया गया। ठीक है, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये क्या है, दिस इज नोन एज रेट कांस्टेंट। अगर ये 1 ले लिया जाए, ये 1 ले लिया जाए तो R दिस इज इक्वल टू K। ठीक है, R दिस इज इक्वल टू K।
rate constant is defined as it is equals to the rate of reaction when the concentration of reactant is unit. When the concentration of reactant is unit, rate constant is defined as rate constant is defined as the rate of reaction is equal to the rate of reaction when the concentration of reactant is unit. इन दोनों की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो ये R के बराबर हो जाएगा। यही आप क्या है, रेट कांस्टेंट होता है। यही क्या कहलाता है, आपका रेट कांस्टेंट कहलाता है। अब मान लीजिए कोई स्टोइकियोमेट्री दी हुई है, कोई स्टोइकियोमेट्री दी हुई है, तो यहां पर एक्टिव मास में जो स्टोइकियोमेट्री है वो इनकी पावर में आ जाती है। किस में आती है, पावर में आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है, पावर में। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जब आपकी स्टोइकियोमेट्री भी दी हुई हो। उसके लिए जैसे ये यूनिट होगा तो पूरी वैल्यू भी यूनिट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 होगा, यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, तो ये आपका वैलिड रहेगा। लेकिन इस इक्वेशन के लिए आपका यही मिलेगा कि एक्टिव मास का जो स्टोइकियोमेट्री हो, रिएक्टेंट की जो स्टोइकियोमेट्री होगी वो एक्टिव मास के पावर के फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ पर जो आपकी ए और बी है, यहाँ पर जो आपका ए और बी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मॉलिक्यूलरिटी देखते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब यहीं पर हमारे पास अगर आ जाए रेट लॉ, यहीं पर हमारे पास रेट लॉ, हमारे पास वही इक्वेशन है ए बी बी सी सी। ठीक है, लेकिन यहां पर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। हमने यहां पर स्टोइकियोमेट्री रखी है, लेकिन यहां पर स्टोइकियोमेट्री नहीं रखी गई है। यहां पर स्टोइकियोमेट्री इसलिए नहीं रखी गई है कि जरूरी नहीं है कि स्टोइकियोमेट्री ही पावर के फॉर्म में आए, ये जरूरी नहीं है। दिस इज द प्रैक्टिकल वैल्यू, और यहां पर फिर वही कॉन्सेप्ट आपको करना है। ठीक है, और R इक्वल टू K आप कर सकते हैं व्हेन A इक्वल टू 1, ये वैल्यू आप करेंगे। ठीक है, तो यहां पर और वहां पर क्या डिफरेंस है, देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन में जो आपका ये निकलता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू एंड दिस इज द प्रैक्टिकल वैल्यू। ये प्रैक्टिकली देखा जाता है तब रेट लॉ आपका फॉलो होता है, तब क्या होता है, आपका रेट लॉ फॉलो होता है। ओके, तो ये थ्योरेटिकली है, ये थ्योरेटिकली है और ये प्रैक्टिकली देखा गया, इसीलिए यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री चेंज हो गई है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। टॉपिक क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसमें सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, जितना ज्यादा आप रिएक्टेंट लेंगे उतना ही तेज रेट ऑफ रिएक्शन होगी। क्यों, उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, और जितना ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी। मींस जैसे आप कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे, इसके अकॉर्डिंग रेट क्या होगा, बढ़ेगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन जैसे रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, सेकंड है, सेकंड आपका है टेम्परेचर।
सेकेंड अर्थ क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, सेकेंड अर्थ क्या है? टेम्परेचर। अब देखिए कोई भी रिएक्शन है आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाती है। आपका रिएक्शन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बढ़ता जाता है। हाई टेम्परेचर में जैसे होता है रिएक्शन तेज होने लगती है, मींस टेम्परेचर आपने बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? बढ़ा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? बढ़ा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बढ़ता जाता है। एक चीज और बता दूं, फॉर एवरी इंक्रीजिंग ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस देयर इज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 और 3 टाइम्स। मींस अगर ए से बी में टेम्परेचर का डिफरेंस आपका 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेट आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा। अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस लगभग बढ़ाते हैं तो 2 या 3 गुना रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन 2 या 3 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या है? रिएक्टेंट जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगी। मींस इफ रिएक्टेंट इज reactive in nature, if reactant is reactive in nature, rate of reaction also increases। अगर रिएक्शन ज्यादा रिएक्टेंट आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो टॉपिक आता है कौन सा फैक्टर है, उसके बाद फैक्टर आता है आपका फोर्थ है कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट आपका वो सब्सटेंस होता है, कैटलिस्ट आपका वो सब्सटेंस होता है जो कि आप रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट इज द केमिकल विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। आप किसी भी रिएक्शन जब करवाते हैं हो सकता है उसकी स्पीड कम हो, अगर बहुत कम है तो उसमें कुछ एडिशनल इफेक्टिंग चीजें डाल देते हैं जिससे उसकी रिएक्शन क्या होती है? बढ़ जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बढ़ जाती है। तो कैटलिस्ट वो केमिकल है जो कि किसी भी रिएक्शन का रेट क्या करता है? इनहैंस कर देता है। मींस कैटलिस्ट जैसे ही आप डालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, इट इज द सब्सटेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट मिलाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। पांचवा है, क्या कह सकते हैं? इट इज द केमिकल और सब्सटेंस which is used to increase the rate of reaction, which is used to increase the rate of reaction। ठीक है, पांचवा होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अब देखिए रिएक्टेंट है आपका, रिएक्टेंट का जो सरफेस एरिया है वो जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। सरफेस एरिया का मतलब है, अगर मान लीजिए जैसे मेरे पास ये कह सकते हैं कि कपड़ा है। ठीक है, मेरे पास ये कपड़ा है, इस कपड़े को अगर मैं पानी में डालूं इस तरह गोला बना करके, इसको भीगने में टाइम लगेगा। क्यों? पहले इसके अपर लेयर आपकी भीगेगी, फिर धीरे धीरे पानी आपका सिंक करके अंदर तरफ जाएगा, तब जाके वो अंदर के सभी लेयर भीगेंगे, टाइम लगेगा। लेकिन इसी को अगर हम लोग क्या करें, इस तरह खोल दें, इस तरह
खोल दें और इसको जैसे ही पानी में हम लोग डालेंगे, ये कपड़ा हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा भीग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। उसी तरह हमारे पास अगर कोई भी रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट अगर कम सरफेस एरिया का है तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। अगर उसको सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगी। एक एग्जांपल है, अगर आप पानी को एक बाल्टी में रखें, इवेपोरेशन धीमे होता है, लेकिन उसी पानी को अगर आप फर्श में डाल दें, इवेपोरेशन बहुत तेजी से हो जाता है। इसी तरह अगर कहा जाए कि अगर इस टाइप से मान लीजिए आपने एक वो लिया हुआ है, रिएक्टेंट लिया हुआ है, आप इसको किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ आपने मिक्स किया, तो पहले इसकी अपर लेयर क्या होगी, रिएक्ट करेगी, फिर जब रिएक्ट करके हट जाएगी तब दूसरा लेयर रिएक्ट करेगा। इस तरह धीरे 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 करके रिएक्शन होगा। लेकिन इसी को अगर आपने क्या किया, आपने बुरादा बना दिया, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया, उसके बाद मिक्स किया, तो क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया। छोटे छोटे टुकड़े में सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये 5 फैक्टर है जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट डालते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। ओके, थैंक यू।